So welcome to Mad Educator free classes. Hi students, hope you and your family members are safe and we are about to start and explain the topic from the chapter Rise of Nationalism in Europe. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कौन सा है? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इसके अंदर हम लोग कुछ अलग अलग डिवीजन ऑफ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक्स में जाने के पहले हम लोग ये देखेंगे, हमारा आज का जो टॉपिक्स है वो हमारा ये है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड देयर आइडिया ऑफ द नेशन, और उसके अंदर हम लोग कुछ अलग अलग सब टॉपिक को थोड़ा सा पढ़े हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हमारा कंसेप्ट है कि नेशनलिज्म जो है ये आया कहाँ से। तो देखिए, नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर कंट्री है और कंट्री में सिटीजन है ना, अगर सिटीजन अगर किसी कंट्री में है तो भाई एक बात तो क्लियर है कि सिटीजन का कुछ ना कुछ एक लव और अफेक्शन अपने कंट्री के प्रति तो रहेगा, है ना। एक लव रहेगा और एक अफेक्शन रहेगा। और ये जो लव अफेक्शन है ये क्या बतलाता है? तो ये उनके राइट्स को बतलाता है, अपने कंट्री के लिए उनका जो अपना राइट्स होता है, एंड देयर प्रॉपर सिग्निफिकेंट ड्यूटीज, और उनके ड्यूटीज को भी ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करता है। देखिए भाई, सिंपल से चीजें हैं कि एक कंट्री में अगर सिटीजन है तो सिटीजन का भी रोल है कंट्री के लिए, और कंट्री का भी कुछ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस सिटीजन्स के लिए। तो ये जो नेशनलिज्म है ना, ये कंप्लीट थ्योरी इसी पर बेस्ड है। अब देखो भाई, कोई भी कंट्री है तो वहां तो नागरिक होंगे, और उस नागरिक जो है भाई वो तो देश से प्यार तो करेगा ही करेगा। तो नेशनलिज्म तो हर जगह, इट इज वेरी यूनिवर्सल कंसेप्ट एंड इट इज अप्लाइड ऑन ऑल द सेगमेंटरी बॉडीज ऑफ द कंट्री ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। अब देखो, बात यहां पर ये आ रही है कि नेशनलिज्म जो है ये आया कब। देखो, आज हम लोग अपने कंट्री के नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं, है ना। तो बात यह है ना कि सबसे पहले नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट था ये 1789 में, ठीक है, 1789 में आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर देखा गया, है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर देखा गया। अब देखो, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है ना कि कभी कभी मजबूरी आदमी को, इंसान को यूनाइट कर देता है, बॉन्ड कर देता है। अब जब यूनिटी होगी, बॉन्ड होगा, तो भैया लव और अफेक्शन तो होगा ही होगा, है ना। अब देखो क्या है यहाँ पर बात कि कंट्री में हालात कुछ ऐसा था ना कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, अलग अलग राजा का भाई अधिकार हुआ करता था। तो जो प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, इस प्रिंसली स्टेट के कारण लोग इतने तबाह हो गए थे कि इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन का सोचा। तो ये लोग जो थे अब क्या करना चाहते थे, ये लोग ऐसे कंट्री का डिमांड करना चाहते थे, ये लोग ऐसा कंट्री चाहते थे जो एक नेशन स्टेट की तरह डेवलप हो। मतलब एक ऐसा कंट्री हो जहां पर पूरे तरह से सोचने और समझने की आजादी हो। मतलब कोई भी अब लॉ, नियम, किसी भी तरह का सोशल, किसी भी तरह का रिलीजियस, किसी भी तरह का इकोनॉमिकल बाउंडेशन ना हो। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि भाई हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे एंड वी आर जस्ट एक्वायर्ड टू डेवलप द नेशन स्टेट। तो आगे बढ़ते हैं नेशनलिज्म के इसी कंसेप्ट के साथ। देखिए, यहां पर हमारा टॉपिक जो है, ये हमारा टॉपिक जो है ये बड़ा ही वाइड रेंज का टॉपिक है। यह है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। देखिए, यहां पर एक पोस्टर्स बने हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां पर आपके सामने जो पोस्टर्स है आप देख सकते हैं, यहां पर बहुत दूर से लोग चले आ रहे हैं, है ना। और जो लोग हैं वो कहां आ रहे हैं भाई? तो देखिए, यहां पर एक देवी की मूर्ति है। इस देवी की मूर्ति के हाथों में अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो पिक्चर है बेसिकली एनसीईआरटी के पहले पिक्चर्स यहां से लिया गया है। और ये पहला पिक्चर यहां पर बतलाता ये है ना, कि यहां पर बहुत सारे हाइपोथेटिकल चीजें हो रही हैं। और देखो, ये जो फ्रेडरिक सॉरियो है ना, ये बहुत बड़े यहाँ पर एक बहुत ही फ्रेंच आर्टिस्ट यहाँ पर थे, और इन्होंने एक यूटोपियन विजन बनाया। इन्होंने एक ऐसा अपना विजन बनाया, सोचने समझने का एक ऐसा अपना परसेप्शन बनाया, जो बोलते हैं ना कि पूरे ख्यालों और ख्वाबों की दुनिया हुआ करती थी। तो इनकी भी सोच, इनका भी एक कुछ देखने का तरीका कुछ ऐसा ही था। देखो, पूरे यूरोप में, ठीक है, पूरे यूरोप में बात ऐसा है ना कि पूरे यूरोप में खासकर बात कर लो फ्रांस के बारे में, ठीक है, फ्रांस के बारे में। इसके बाद बात कर लो जर्मनी के बारे में, ठीक है, जर्मनी के बारे में। इसके बाद बात कर लो इटली के बारे में, है ना। और उसके बाद बात कर लो ब्रिटेन के बारे में। तो देखो, सबसे ज्यादा प्रभावित अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर अगर कोई अगर था तो ये चारों थे, है ना। अब देखो, यहां पर जो लोग हैं ना वो अलग अलग जगह से आ रहे हैं, लेकिन यहां पर ये चार जगह भी यहां के लोग यहां पे शामिल हैं। हर लोगों के हाथ में उनके कंट्री का झंडा है, उनके कंट्री का एक फ्लैग है जो उनके कंट्री को बतला रहा है। उनके वेशभूषा, उनका कपड़ा, उनका पहनावा, उनके इकोनॉमिक स्टाइल को बतला रहा है। अब देखो, ये लोग आ क्यों रहे हैं इतना दूर?
ये लोग आ रहे हैं इस यहाँ पर, ये आप देख रहे हो कि एक देवी की मूर्ति है ना, और उनके एक हाथ में एक मसाल है और दूसरे हाथ में एक चार्टर एक्ट है। और ये जो मसाल है ना, ये एक कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए एक पॉजिटिव साइन है। क्या है ये? एक पॉजिटिव साइन है। एक पॉजिटिव साइन की तरह ये टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट यहां पर है ना। क्या है भाई? तो ये है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। अब देखो, आशा की किरण जिसे बोलते हैं ना, ये टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट कुछ इसी तरह से है। लोग पूरी तरह से अब तबाह हो चुके हैं, लेकिन एक आशा दूर से दिख रहा है कि यहां पर इस देवी के हाथ में एक इनका चार्टर एक्ट है। चार्टर एक्ट देखो होता क्या था, यूजुअली अपने कंट्री में डेमोक्रेसी है, अपने कंट्री में संविधान है, तो हमारे यहाँ भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उस समय भी कुछ उनके यहाँ कुछ ऐसा हुआ करता था कि एक चार्टर हुआ करता था जिसमें उस कंट्री के लोगों के लिए, नेशन स्टेट के लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हुई थी, बहुत सारे वहां पर लॉज हुआ करते थे, उनकी ड्यूटीज थी। सारे लोग बेचारे बहुत ही डेस्परेट थे कि भाई अब तो हम पूरी तरह से नेशन स्टेट में भाई ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। तो सारे लोग इस लिए यहाँ पर भागे भागे लोग आ रहे हैं, है ना। और इसमें आने वाले जो भाई कंट्री हुआ करते थे, है ना, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन कंट्री। देखो सबसे पहले यहाँ मूर्ति के पास कौन पहुंचता है? तो यूएस पहुंचता है। इसके बाद इसको फॉलो करते करते कौन आता है भाई? तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड आता है ना। तो ये याद रख लेना कि कैसे कैसे यहाँ पर लोग आते हैं। तो स्विट्जरलैंड के बाद फिर कौन आ रहा है यहाँ? फिर यहाँ पर फ्रांस आ रहा है ना। इसके बाद यहाँ पर कौन आ रहा है? जर्मनी आ रहा है। ट्राई कलर फ्लैग हुआ करता था जर्मनी का, है ना। गोल्ड ब्लैक रेड कलर के इनके हाथों में झंडे हुआ करते थे इनके कंट्रीज का। सो दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी अपार्ट। तो अब देखो कंडीशंस ऐसा है, ये जो पूरा सिचुएशन है एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन है कि लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, बट ऐसा उनके पेंटिंग्स में उन्होंने अपने पूरे हाइपोथेटिकल विजन को दिखाया है कि यूरोप में कंडीशन कुछ ऐसा है ना। और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कैसे है भाई? तो अब पूरे तरह से रिवॉल्यूशन आगे बढ़ चुका, अपने चरम सीमा पे है भाई। तो अब कहीं ना कहीं चेंजेस यहां पर आपको देखने को मिलता है और ये इन्होंने अपने पिक्चर्स में बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा असली जो टॉपिक है, हमारा सब टॉपिक कुछ यहां से शुरुआत है कि भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन क्या है। तो देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आइडिया ऑफ जो नेशन है ना, ये दो तरह से बट गया है भाई। एक पॉलिटिकल चेंज में बटा हुआ है और एक हमारा क्या है? सोशल चेंज में बटा हुआ है। अब देखो पॉलिटिकल चेंज में और सोशल चेंज में अंतर क्या है। देखो अगर कंट्री को स्टेबल करना है तो वहां की पॉलिटिकल पॉलिसीज को भी बराबर करना होता है और सोशल पॉलिसीज को भी बराबर करना होता है। देखो सोशल चेंज तब तक पॉजिटिव नहीं हो सकता जब तक पॉलिटिकल चेंज पॉजिटिव नहीं होगा, है ना। और वाइस वर्सा भी ट्रूथ है। अगर सोशल चेंज अगर खराब है, इसका कहीं ना कहीं तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं तो भाई इसका कौन है भाई? रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पॉलिटिकल चेंज। तो पॉलिटिकल चेंज और सोशल चेंज ये दोनों आपस में बैलेंस होंगे तभी कंट्री का स्टेबिलिटी यहां पर प्रॉपर तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये जो मैप है ना, ये मैप तीसरे नंबर का एनसीईआरटी से लिया हुआ है। ये पूरा यूरोप का कंडीशन है, पूरा यूरोप का, है ना। आप देख सकते हैं कि यूरोप अलग अलग डिवीजन में यहां पर डिमार्केट किया हुआ है, अलग अलग डिमार्केशंस यहां पर है। तो डिमार्केशंस अगर है तो आप देख सकते हैं हर अलग अलग रशियन एम्पायर है यहां पर आपको फ्रांस देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रशिया का एम्पायर है। तो अलग अलग यहां पर रीजन सारे बने हुए हैं और सारा रीजन जो है ना, सारा रीजन जो है प्रिंसली स्टेट है ना। और प्रिंसली स्टेट का जो कंसेप्ट आया ना, ये कहां से आया? तो ये जर्मनी से आया, याद रखना, जर्मनी से। और पूरे इंटायर कंट्री में, पूरे इंटायर यूरोप में ये धीरे धीरे एकदम स्प्रेड होते चला गया, है ना। अब देखो पॉलिटिकल चेंज और सोशल चेंज के बारे में तो बात कर रहे हैं। अब ये जो पॉलिटिकल और हमारा सोशल चेंज है, ये कैसे कंट्री को आगे बढ़ा रहा है, कैसे कंट्री को लेके जा रहा है। तो देखिए बात यहां पर है, हम लोग जब बात कर रहे हैं नेशनलिज्म के फील्ड को, तब तो हमने बात किया है भाई कि यहां पर सिटीजन का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सिटीजन का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। अब सिटीजन का रोल अगर बात करेंगे तो उनका रोल जो है उनके कंट्री के प्रति होना चाहिए, उनके अपने ड्यूटीज के प्रति होना चाहिए, उनके अपने अपने यहां पर राइट्स के प्रति होना चाहिए। तो पूरा एक ब्रॉड कंसेप्ट है नेशनलिज्म, कहने का मतलब एक ब्रॉड कंसेप्ट है ना। अब देखो यहां पर एक चीजें क्या है कि अगर पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले बात है ना कि देखो लोग पॉलिटिकल चेंज में क्या चाहते थे। ये जो पॉलिटिकल चेंज था ना, सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ ना पॉलिटिकल चेंजेस में, कि ये जो पावर का जो शिफ्टिंग था ना, ये हमारा बहुत गया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर देखा गया। पहले एक राजा के हाथों में हुआ करता था पावर, प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। अगर एक एरिया है तो इसके ऊपर कोई राजा अलग है ना। तो अब इस एरिया को क्या करेगा? ये राजा मॉनिटर करेगा। कल इस राजा के ऊपर कोई तीसरा राजा अगर इसके ऊपर कैप्चर करता है तो वो अपना पॉलिसी लाएगा। तो मतलब कोई भी स्टेबिलिटी नहीं था। आज जिसे मन जो कर रहा है, आज कोई एक राजा आ रहा है तो वो अपनी तरह से चला रहा है, कोई दूसरा राजा कल आ रहा है तो वो अपनी तरह से आ रहा है। अब इतना बार रूल्स पॉलिसीज
करोगे, इतना छेड़छाड़ करेंगे तो भाई यहाँ ऑब्वियस बात है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी तो डैमेज होगा। तो भाई ये प्रॉब्लम क्या था, मोनार्की के तरफ से ये नेशन स्टेट, एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा कंट्री का एक ऐसा सिचुएशन जहां पर सारे लोग अपने एक्सप्रेशंस में, अपने सारे बिलीफ में आजाद हो, मतलब उनके ऊपर कोई भी एक ऑटोनोमस कंट्रोल ना हो। मतलब एक ऑटोनोमस कंट्रोल करने का मतलब एक राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंट्रोल ना हो, है ना, इनका खुद का एक अपना ऑटोनोमस कंट्रोल हो, वो सही है। अब कंट्री को इन्होंने क्या बोला, एक फादरलैंड। जैसे फादरलैंड कहने का मतलब क्या है ना, अपने कंट्री में क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भारत हमारी मातृभूमि है, तो सेम वर्सन्स यहां पर इनके लिए यूज किया गया, फादरलैंड पैतृक भूमि है ना। अब देखो यहां पर पैतृक भूमि जो है ना, फादरलैंड, फादरलैंड बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर फादरलैंड का जो यहां पर कंसेप्शन आया, तो इस फादरलैंड को पता है यहां पर क्या बोला गया, फादरलैंड को यहां पर बोला गया ला पैट्री, है ना। ये फ्रेंच यहां पर इनके लिए वर्ड यूज किया गया लॉ पैट्री। और सिटीजन जो थे इनके लिए क्या यूज किया गया, इनके लिए यूज किया गया ले सिटोयन। क्या यूज किया गया, ले सिटोयन, है ना, फ्रेंच वर्ड है, ये फ्रेंच वर्सन है। तो ले पैट्री और ले सिटीजन का मतलब ये है कि भाई पैतृक भूमि और उस पैतृक भूमि में यहाँ के सिटीजन। तो ऑब्वियस बात है हमारे यहाँ का जो फादरलैंड है और ये जो लोग हैं, इनके बीच का बॉन्डिंग ही तो क्या कहला रहा है, इनके बीच का बॉन्डिंग नेशनलिज्म है ना। अब देखो ये जो सिटीजन है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने देश की एक फीमेल फ्लैग, है ना, एक ऐसा फ्लैग जो बोलते हैं ना कि उनके राष्ट्रीयता, उनके नेशनलिज्म को एक्सप्रेस करता है। देखो एक कंट्री का वजूद तब तक नहीं है जब तक उनका एक प्रॉपर उनका साइन और सिंबल नहीं हो, है ना। फ्लैग का इंपॉर्टेंस बस इतना है कि उनकी पहचान हो गई, है ना। और न्यू हिम्स, यानी कि देखो उनका जो बहुत सारे अपने कंट्री में कैसा है भाई, भारत माता के लिए बहुत सारे यहाँ पर स्वर है, यहाँ पर बहुत सारे लोक गाथाएं हैं और यहाँ पर बहुत सारे वर्सन्स हैं, है ना, आजादी के भाई सॉन्ग्स हैं। तो न्यू हिम्स भी वहां पर कुछ इसी तरह का है, कुछ ऐसे म्यूजिक्स जो वहां पर काफी ज्यादा पैट्रियोटिज्म से जुड़े हुए हों। और इसके साथ न्यू ओथ, यानी बहुत सारे ऐसे यहाँ पे शपथ ग्रहण किए गए जो एक पॉजिटिव चेंज था, है ना। अब शपथ ग्रहण तो तभी होगा जब बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव्स होंगे, है ना। तो ये सब जो था ना, ये सब आपको पॉलिटिकल चेंज में देखने को मिला। और इतना ही नहीं, यहाँ पर एक चीज और भी देखने को मिला, यहाँ पर स्टेट जनरल, है ना, स्टेट जनरल हुआ करते थे। स्टेट जनरल कौन होता था ना, जैसे स्टेट जनरल इलेक्शंस हुआ करते थे, वोटिंग राइट एक बहुत बड़ा चेंज था, है ना। लोगों को अपनी तरह से राजा को चुनना भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज था इस क्रांति के बाद, इस रिवॉल्यूशंस के बाद। तो देखो स्टेट जनरल जो थे ना, इनको इलेक्ट किया जाता था। और पता है जैसे अपने कंट्री में पार्लियामेंट है तो उनके यहाँ भी नेशनल असेंबली हुआ करता था, है ना, नेशनल असेंबली हुआ करता था। तो इसी नेशनल असेंबली में सारे लोग जब वोटिंग करते थे तो यहाँ पे चुना गया किसे, यहाँ पर किसे इलेक्ट किया गया, तो स्टेट जनरल। अब यही स्टेट जनरल जो था यहाँ पे सब कुछ संभालेगा, है ना। और ये स्टेट जनरल ने बहुत सारे अपने अंडर में बहुत सारे ओथ्स को कंसर्न किया, है ना, बहुत सारे शपथ ग्रहण। अब जानते हो कि एक मिनिस्टर है तो उसके अंदर में बहुत सारे कैबिनेट के लोग जो होंगे शपथ ग्रहण करेंगे, तो सेम कंडीशंस यहाँ पे थे। अब देखो ये तो सारा पॉलिटिकल चेंजेस हुआ, लेकिन अब क्या था, इस पॉलिटिकल चेंजेस के बाद आपको क्या देखने को मिला, तो इस पॉलिटिकल चेंजेस के बाद आपको देखने को मिला यहाँ पे सोशल चेंज। तो देखो सोशल चेंज अगर पॉलिटिकल अगर पॉजिटिव बदलेगा तो सोसाइटी पर भी इसका असर पॉजिटिव पड़ेगा। देखो सोसाइटी में पता है, अगर सोसाइटी में कुछ अच्छा होना होगा तो सोसाइटी के लोग चाहेंगे कि पॉलिटिकल लेवल पर बहुत ही अच्छा काम हो। अगर एक नेता अच्छा होगा तभी तो वो समाज के लिए अच्छा काम करेगा, है ना। और ये सब तभी होगा जब यहाँ पर पूरी तरह से रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हो गया, जब रिवॉल्यूशन आगे बढ़ चुका, है ना। अब देखो क्या है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये बात सही है, एक राजा रहेगा तो सिस्टम भी एक चलेगा। अब एक आज राजा कोई और है, कल कोई राजा और होगा, तो इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ते यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज होगा। इसके बाद उतना ही नहीं, अगर देखो एक बड़ा सा एरिया है तो यहाँ पे छोटे छोटे डिवीजन है, तो एक एरिया का कोई राजा अलग है, कोई दूसरे का अलग राजा है, तो अलग अलग एरिया का राजा अगर अलग होगा तो भाई वहां का प्रिंस अलग अगर अलग होगा तो उनका पॉलिसी भी अलग होगा। तो इतना बड़ा जो जगह है, ये जगह कौन सा, ये यूरोप की बातें हो रही है, या मान लो यूरोप के अंदर में कोई छोटा सा पार्ट है, तो इतना ब्रेक हो गया, इतना सारा नियम पॉलिसीज होने की वजह से ये तो स्टेबिलिटी अपना लॉस कर गया। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कब, जब पॉलिटिकल पॉजिटिव चेंज की तरफ मूव किया, तो इससे असर पड़ा कि उनका पूरा सिस्टम जो था ना वो सेंट्रलाइज्ड हो गया। अब क्या हुआ, अब ऐसा नहीं है कि भाई कोई राजा अपना मनमानी करेगा। अब एक वहां अगर स्टेट जनरल के अंदर में अगर कोई प्रिंसली स्टेट अगर आता है तो वो स्टेट जनरल अपनी तरफ से मॉनिटर करेगा, है ना। अब देखो होता क्या था, अलग अलग एरिया होता था ना, तो अलग अलग प्रिंस अपने तरफ से काम करते थे। तो अब देखो एक एरिया है, अब ये दूसरा एरिया है ना, ये यहाँ पे दूसरा एरिया है। तो देखो ये तो बात समझ में आता है कि एक एरिया से दूसरे जगह जाओगे तो आपको यहां पर कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा,
यहां से अगर इस एरिया में आओगे तो टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन ये यहां पर बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था पहले कि ये इंटरनली आपको यहां पर आपको टैक्स पे करना होता था, है ना। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो जानते हो सब, अपने कंट्री से बाहर जाना, बाहर के कंट्री से अंदर आना। अब अगर अपने इंडिया में अगर स्टेट में जाने के बाद अगर टैक्स लगने लगे तो फिर ये इंटरनल प्रॉब्लम होने लगेगा। तो इसको भी सॉल्यूशन कर लिया गया, इसका भी सॉल्यूशन हो गया। और उसके बाद सबसे बड़ा चेंज हो गया कि देखो ये जो है ना फ्रेंच, ये जो फ्रेंच था ना, फ्रेंच, इनको एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। देखो कॉमन लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज के बीच में एक चीज जान लो, कॉमन लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज में ये यहां पर एक अंतर है कि देखो ऑफिशियल का वर्ड हम तब यूज करेंगे जब उसे कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से अप्रूव देता है, अप्रूवमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन देता है। लेकिन यहां पर अप्रूवमेंट अभी पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं आया, तो इसलिए लोगों में सबसे ज्यादा भाषा यूज बोले जाने वाला कौन सा था, द मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज वाज बेसिकली द फ्रेंच। तो इनको यहां पर कॉमन लैंग्वेज यहां पर रिगार्ड कर लिया गया। और एट दैट टाइम देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ द जैकोबिन क्लब, एंड दिस जैकोबिन क्लब was having their intention, having their soul rights। और इस जैकोबिन क्लब में रिवोल्यूशनरी हुआ करता था, बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज होते थे। अब देखो इन रिवोल्यूशनरीज का काम क्या होता था, इनका काम ये होता था कि ये लोग एक जगह बैठते थे और ये लोग अपने आप को साइकोलॉजिकली बड़े बूस्ट करते थे कि भाई हमें हमें तो पूरी तरह से फ्रांस को एकदम आगे लेके चलना है, रिवॉल्यूशंस बेकार नहीं होने, मतलब प्रॉपर सेटअप ऑफ देयर माइंड। और फाइनली यहां पर जैकोबिन क्लब के बाद यहां पर एंट्री होता है फ्रांस के क्रांति में सबसे बड़ा, मतलब पूरे यूरोप का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब यहां पर नेपोलियन बोनापार्टे का यहां पर एंट्री होता है। तो नेपोलियन की एंट्री से पूरा चीज बदल जाता है। देखो नेपोलियन के बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। नेपोलियन की एंट्री एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चेंज दोनों थी, है ना। पॉजिटिव अगर कामें हुई नेपोलियन के साम्राज्य में तो देयर वाज हैव बीन द नेगेटिव चेंजेस आल्सो। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा तो सोशल चेंजेस हो गया। एंड नाउ द फ्यू पॉइंट्स हमने जो यहां पर देखा है कि देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने सबसे बड़ी चीजों को यहां पर क्या लाया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने सबसे बड़ी चीजों को यहां पे ये लाया है कि यहां पे आपको पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिला है। और उस पॉलिटिकल चेंजेस से आपको क्या देखने को मिला कि देखो जो पावर था ना, जो सोवर्जिनिटी था, वो मोनार्कियल सिस्टम से फ्रेंच सिटीजन के पास गया, यानी कि नेशन स्टेट के लिए, है ना। और आगे आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि देखो नेपोलियन की तो एंट्री हो गई, लेकिन नेपोलियन ने आगे डेमोक्रेसी को बनाने की भी कोशिश की और बाद में डेमोक्रेसी को बर्बाद करने का भी काम किया, है ना। और यहां पर उतने ही नहीं, देखो प्रिंसिपल्स है ना, रूल्स और प्रिंसिपल्स हमेशा बदलते रहते हैं, कभी कोई रूल आएगा तो कभी कोई रूल आएगा। तो हमेशा प्रिंस जो होता है अपनी तरह से रूल्स को लाता है ना। तो ये रूल्स देखो बार बार प्रिंस का रूल अगर आएगा जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी गवर्नमेंट का बढ़ेगा और इससे सोशल डैमेज काफी ज्यादा होगा। और इतना ही नहीं बल्कि द इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, ये सब एक बहुत बड़ा एक रिजल्ट बना है यहां पर एक पॉजिटिव चेंज करने के लिए, है ना। इतना ज्यादा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, इतना ज्यादा बराबर टैक्सेस को बढ़ाते चलोगे तो लोग तो परेशान होंगे ही होंगे। सेंसरशिप, सेंसरशिप क्या होता है पता है, सेंसरशिप इज नथिंग व्हाट अ पावर कंस्ट्रिक्शन। अब देखो अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं और अगर मैंने बोल दिया कि तुम मेरे खिलाफ अगर बोलोगे तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा या तुम्हें पनिश करूंगा, तो दिस इज अ काइंड ऑफ द सेंसरशिप। तो अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो मुझे डर किस बात की है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आपको काफी ज्यादा देखने को मिला। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, अब देखो होता क्या था ना कि यहां पर जबरदस्ती कोई भी लॉज और इंप्लीमेंटेशंस करवाए जाते थे। तो ये भी एक आदमी को तुम कब तक परेशान करोगे भाई, कब तक जबरदस्ती करके उनको फोर्स करके भाई आप कंट्री को बोलेंगे उनको फॉलो करने के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम था, है ना। मतलब बोलते हैं ना कि छोटे छोटे गुस्सा जो है, छोटा छोटा जो है ना मन का भड़ास, वो कहीं ना कहीं वो भड़ास क्या था, वो कहीं ना कहीं एजिटेशन क्या था, that was in the form of the French Revolution. So now a time to just do the question. The question is regarding, this question is from the NCERT related to the same chapter, that is the what steps did the French revolutionaries take to create a sense of collective identity among the French people। देखो जितना हमने पढ़ा है ना अपने सेशन का सबसे बड़ा चीज यही है कि हम लोग जितना पढ़ेंगे ना एकदम टू दी पॉइंट पढ़ेंगे और हमारा एग्जाम का भी क्वेश्चंस यहां से कवर होते चला जाएगा। अब देखो यहां पर फ्रेंच पीपल ने क्या किया,
सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब होता क्या है पता है? अगर हम सब भारतीय हैं तो सब में भारतीय होने का भाई सेंस होना चाहिए ना। तो देखो फादरलैंड के बारे में हमने पढ़ा था, ला पैट्री के बारे में, है ना, फादरलैंड के बारे में पढ़ा था, वो चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ले सिटोयन के बारे में पढ़ा था हमने, है ना, तो ले सिटोयन भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो फ्रेंच फ्लैग, उनका एक अपना फ्लैग भी बड़ा इंपॉर्टेंट था भाई। फ्लैग भी एक कॉमन बिहेवियर का कहीं ना कहीं सिंबल है ना। और इतना ही नहीं बल्कि वहां पर स्टेट जनरल आए गए, मतलब इतना सारा जो काम किया गया, इतना सारा, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो किए गए, तो ये सब क्या था? ये सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये जो था ना, ये कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए पॉजिटिव चेंज था, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस यहां पर फॉलो किए जा रही थी, है ना। तो ये हमारा जो है ना, ये हमारा क्वेश्चन यहां पर हमने जितना भी पढ़ा है वहां से हमने क्वेश्चन कवर कर लिया। तो हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ेंगे। हमारी जो क्लासेस हैं, तो हमारी क्लासेस, हमारे लेक्चर्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि हम जितना भी कंसेप्ट सीखेंगे उस कंसेप्ट से सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है काफी ज्यादा समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में, हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, और उसके अंदर हम लोग बहुत सारे सब टॉपिक्स को देखेंगे और एक एक करके कंसेप्ट्स को भी सीखेंगे। तो यहां पर इसके बाद जरूर से बने रहें और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।